पब्लिक आम तौर पे ये कह रही है कि ये कश्मीर में भी और स्कर्दू में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो कुछ हुआ है ये आप दोनों की आपस में नूरा कुश्ती है। देखें बिलावल, हर सूबे की किस्मत में मरियम नवाज नहीं होती। जानता हूँ कि जिस सूबे की किस्मत खराब हो वहीं पर मरियम नवाज होती है। दुनिया के 70% जो बिजनेस है ई कॉमर्स पे चल रहा है और डिजिटल बिजनेस चल रहा है। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा वादा ये है कि इसको आबनाए हरमूज से नहीं गुजरना पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, वतन अजीज़ में एक्सपोर्टर बनना कमोबेश केटू सर करने के मतरादफ समझा जाता है। एक्सपोर्ट के रास्ते में प्रैक्टिकली कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन कौन से मसाइल हैं, उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ एक्सपोर्टर, कारोबारी शख्सियत और कंसल्टेंट शुएब बटालवी। नाज़रीन, बटालवी साहब की तरफ तो जाएंगे बाद में, पहले आपको लिए चलते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ। Well, thanks for inviting me in your this book once again, Junaid Salim. मिस्टर बिलावल, कुछ हिफ्ज़े मरातब भी होते हैं। खैर, आपको क्या पता कि हिफ्ज़े मरातब किस बला का नाम है, क्योंकि आपकी उर्दू तो बहुत गंदी है। क्यों, मेरी उर्दू क्या लाहौर की सड़कों के गिर गई है? मेरा मतलब वो नहीं है, क्योंकि आपकी उर्दू तो बहुत कमजोर है। Well, मरियम आपी, for your kind information, हमारा उर्दू वीक नहीं है, हमारा उर्दू 6 पैक है। For your kind information, मरियम आपी, मैं तो अब उर्दू के दरिया को अबूर करके फारसी के समंदर में गौताज़न हूँ। इनफैक्ट अब तो जब मैं उर्दू बोलता हूँ तो बड़े बड़े अंग्रेज़ अपने डिक्शनरी खोल के बैठ जाते हैं। उर्फी तो मंदेश फगूहा रखीबा मगारा रगारा गरारा शरारा। मिस्टर बिलावल, हिफ्ज़े मरातब का मतलब होता है प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल का तकाजा ये है कि गुफ्तगू का आगाज मैं करूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हूं, वजीर आला हूं, और आप यूसी 212 के काउंसलर भी नहीं है। मरियम आपी, पहली गलती एवे कि मैं तुहाडे नेड़े बैठा, थोड़ा जिहा आराम नाल गल करो, मेरे कान फट रहे ने। अगर आराम से बात करती ना तो आज कश्मीर में इलेक्शन ना जीतती। मरियम आपी, ये तो कश्मीर इलेक्शन का पहला फेज था, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। देखो, जितने भी इम्तिहान आएंगे ना, सुरखरू नून लीग ही होगी। सुरखरू नून लीग हो गए तो फिर आपका जीबी में नून लीग सुरखरू क्यों नहीं हुआ बाजी मरियम? देखो, हमारी जो फॉलोइंग है ना, वो सारी की सारी यूथ है, और उन दिनों फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था। अच्छा, तो सारी यूथ का फोकस रोनाल्डो और मेसी पे था। ये कैसा यूथ है जो मेसी को छोड़कर मेसी को देख रहा था? अच्छा, आप दोनों मेरे लिए बहरहाल मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, लेकिन लोगों के ज़हनों में एक सवाल पैदा होता है जो पूछना मेरा फ़र्ज़ है। पब्लिक आम तौर पे ये कह रही है कि ये कश्मीर में भी और स्कर्दू में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो कुछ हुआ है ये आप दोनों की आपस में नूरा कुश्ती है। देखो जुनैद सलीम, पब्लिक ऐसा कुछ नहीं कह रही, ये सवालात तुम्हारे अंदर से उठते हैं और तुम चाहते हो कि पब्लिक ऐसा सोचे। मरियम आपी, मगर देखा, तुम्हारी 2 साल की कोशिश से भी ऐसा कुछ नहीं हो सका। I don't agree with you, Mariam Api. I agree with Dr. Junaid Salim. ये ठीक कह रहा है। मिस्टर बिलावल, आप इसको नहीं जानते, ये किस कदर चालाक सहाफी है।
ये आपकी और हमारी पार्टी को यहीं पे लड़ाएगा। आपका विजन और आपकी सियासी बसीरत अभी कमजोर है। अगर आपको इसकी चालाकियों का पता चल जाए ना तो आप फौरी प्रोग्राम छोड़ के चले जाओ। बाय द वे, खेड़ी चालाकियां बताती हूँ, ये तो इतना चालाक है ना, ये जब रेडी पे आम लेने जाता है ना, आम लेने के बाद रेडी वाले को आधे पैसे देता है। वाई? जब रेडी वाला कहता है ना कि भाई आधे पैसे क्यों, तो कहते हैं ते लंगड़े ने इन्हां दी एक एक लत दे ते पूरे पैसे ले ला। फिर तो ये हमदर्द इंसान हुए कि अगर ये लंगड़े आम नहीं खरीदते तो बेचारा रेड़ी वाला लंगड़े आमों को कब तक संभालता। और सुनो इसकी चालाकियां, ये तो बेकरी से जाके गुलाब जामुन खरीदता है और घर जाके सारे ठोस जाता है और फिर खाली डब्बा लेके बेकरी वाले के पास आ जाता है और कहता है देखो भाई, इसमें तो ना गुलाब थे ना जामुन, मेरे पैसे वापस करो। ओह माय गुडनेस, ये तो 12 अरब के जहाज से भी बड़ी ज्यादा करप्शन है। मिस्टर बिलावल, ये छोटी मोटी करप्शन की बातें छोड़ो, अभी जरा तुम इसकी बड़ी करप्शन क्या होती है मैं बताती हूँ। मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? आई एम ऑल इयर्स। अभी बड़ी करप्शन तुमने सुनी कहाँ है, इसकी सुनो। बड़ी करप्शन कहते किसको है? ये जलेबियों वाले से 1 किलो जलेबी लेता है और घर जाके खाने के बाद वापस आता है और जलेबी वाले से कहता है कि मैंने घर जाके जलेबियां जलाई हैं, एक भी मच्छर नहीं मरा, मेरे पैसे वापस करो। बाय द वे मरियम, अभी आपका लाफ्टर अपनी जगह, लेकिन जुनेद भाई आपको 1 किलो जलेबी खाने से शुगर नहीं होती क्या? शुगर को छोड़े, मच्छर नहीं मरता। ओह मिस्टर जुनेद, आप तो वाकई करप्ट निकले। आप दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ गए? हम एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं जब कोई तीसरा नहीं होता। ओह अच्छा। वैसे आप ही ये बात हमारे हक में थी या मुखालफत में थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गालिबन ये शेर का मिसरा या तो मीर का था या गालिब का था, बहरहाल जो भी था हमारे कारकुन का था। अच्छा। शाबाश बिलावल शाबाश, मेरे साथ 2-3 इंटरव्यूज दोगे ना तो सियासी तौर पर ग्रूम कर जाओगे। बाज को उड़ना नहीं सिखाया जाता, बाज को उड़ना नहीं सिखाया जाता। मरियम आपी, आपके वालिद साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सारे सियासी दाव पेच मेरे वालिद साहब से सीखे हैं। डोंट टीच मी हाउ टू फ्लाई। मरियम आपी, आपको शायद तारीख के फैक्ट्स के बारे में नहीं पता, मैं बताता हूँ कि एरिस्टोटल ने तारीख में जब जहर का प्याला पिया, बाय द वे एरिस्टोटल का निकनेम अरस्तु था, उसने जहर का प्याला पीते हुए डकार मारते हुए एक तारीखी जुमला कहा था कि शेर के बच्चे को उड़ना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि शेर का बच्चा उड़ ही नहीं सकता। देखो मिसाल भी दी तो हमारे इंतखाबी निशान शेर की दी। हमारे शेर ने कश्मीर में उड़ के भी दिखाया, खैरो चल के भी दिखाया, दौड़ के भी दिखाया और दाड़ के भी दिखाया। I agree with you मरियम आपी, क्योंकि कश्मीर में आपने धांधली की, आपने उसमें दौड़ कर धांधली की, उड़ कर धांधली की, चल कर धांधली की और दहाड़ कर भी धांधली की। हम आपसे अपनी 100% सीटें छीन कर लेंगे और सबसे पहले हम आपसे ये सीट छीनेंगे जिस पे आप बराजमान बैठे हैं। ये तो चैनल की सीट है बिलावल भाई। क्या आपके चैनल ने भी सीट जीती हुई है? बाय द वे ये सीट मैं अपने साथ लेकर चला जाऊंगा।
सचिन, हमारे दोनों मेहमान अभी हमारी महफिल में मौजूद हैं। मुलाकात करेंगे इनसे दोबारा एक छोटे से वक्फे के बाद। देखो बिलावल, मैंने तो आपको कैंपेन के दरमियान भी कहा था कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये मशकिला हासिल है, इसके कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले। जी जस्ट अ सेकंड, न्यू वर्ड। हेलो गूगल, ये मशकिला हासिल क्या होता है? जो आपने कश्मीर में की थी। ओके, फ्यूटाइल एक्सरसाइज। नोट इट डाउन, यस, कैरी ऑन। देखें, मैंने आपको ऐसे ही मुश्किल हासिल नहीं था कहा, मैंने आपके जलसे देखे थे। एक बंदा वहां बैठा होता था तो दूसरा उस कोने में, तीसरा यहाँ तो चौथा स्टेज पे, और दरमियान में लूडो पड़ी होती थी। ओह, अच्छा। कभी कभार पांचवा बंदा गुजरते हुए कहता था, दाल किरारी। मरियम आपी, आप तो इलेक्शन या जलसों की बात ना करें, हमने भी आपके जलसे देखे हैं। सॉरी, जलसा कहना तौहीन होगा, हमने आपकी जलसियां देखी हैं। आपने पूरे पंजाब से बसों में भर भर के लोगों को कश्मीर ले गए। रियली? मिस्टर बिलावल, ये बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, संगीन इल्जाम है। बिलावल, मैं तेनू आखिया है ना कि गल नू बड़ा चुक दे। कोई बात नहीं मरियम आपी, ही इज माई फ्रेंड। बहरहाल मरियम आपी, हम आपके फिर भी मशकूर हैं कि आपने गर्मी के सताए पंजाब के लोगों को कश्मीर का टूरिज्म करवाया और कश्मीर के टूरिज्म को फ़रोग दिया। And let me tell you another fact, Mr. Junaid, कि जितने इनके कश्मीर में वोटर थे उससे कई गुना ज़्यादा इनके वहाँ पर लीडर्स थे जो कैंपेन कर रहे थे। जुनैद साहब, आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि मरियम बाजी कश्मीरियों के वोट बटोरने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें लेकर गई, और वहाँ पर तो बिजली ही नहीं तो कैसे बसें ले गई। मैंने खुद इनको लोगों से कहते सुना कि भाई आपके पास छोटी पिन वाला चार्जर है, हमने बड़ी बसें चार्ज करनी है। बिलावल, आपके बारे में ऑलरेडी मशहूर है, जब भी झूठ बोलते हो पक्के मुंह से बोलते हो। मैं आपकी इस बात का जवाब दे सकती हूँ, मगर मेरे वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले कहा था कि आपस में नोक झोंक करें मगर लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। एक बात कहूँ मरियम आपी, ये पानी पी ले, आप बहुत थक गई होंगी, बहुत जोर से बोलती हैं। जुनैद साहब, हमारे साथ तो वो हुआ है जो फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन के साथ हुआ है, जो हॉट फेवरेट थी बट हार गई। देखो बिलावल, तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। या बिल्कुल, आपका और मेरा कंपैरिजन नहीं। अभी जरा इधर मशरकी पंजाब वालों को ही देख लो, उनकी हसरत है कि मरियम नवाज काश हमारे सूबे की सीएम होती। उनकी हसरत है कि काश मरियम नवाज हमारे सूबे के सीएम होता तो आज हमारे पास भी 12 अरब रुपए का जहाज होता। इसमें लाफ्टर कहाँ है? देखें बिलावल, हर सूबे की किस्मत में मरियम नवाज नहीं होती। जानता हूँ कि जिस सूबे की किस्मत खराब हो वहीं पर मरियम नवाज होती है। अगर आज मैं पंजाब की वजीर आला हूँ ना, तो इसके पीछे कुर्बानियों की एक तारीख है। कुर्बानियों का मवाजना, वो भी पीपल्स पार्टी से। कुर्बानियां तो हमने दी है जुनैद साहब, कुर्बानियां हमने दी है। हमने तो ना सिर्फ कुर्बानियां बल्कि हमने तो सदके भी दिए हैं। मैं जब दूसरे सूबों से वापस सिंध के सूबे जाता हूँ तो सरकारी खजाने से मेरे लिए 25-30 बकरे कुर्बान होते हैं, सदके होते हैं। तो हमसे आप
कुर्बानियों का मवाजना ना करें। मरियम आपी प्लीज डोंट डू दिस। आज मैं देश बुक में बैठ के खुला दिल करके बड़े दिल से यहाँ पर ऐलान करता हूँ कि वैसे तो अभी नतीजे जब आएंगे तो कश्मीर के इलेक्शन हम ही जीतेंगे। अच्छा। बट मैं यहाँ पर आपके वालिद साहब को एक ऑफर करता हूँ। आपके वालिद साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया, हम इलेक्शन जीतने के बाद वो ख्वाहिश उसका पूरा कर देंगे। कौन सी ख्वाहिश? हम उनको वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना देंगे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है जुनैद सलीम साहब। वो क्या? कि पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म मैं बनूंगा। और जब पाकिस्तान का वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर जाएगा तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा कि पाकिस्तान का 3 बार का वजीर आज़म अंकल नवाज शरीफ मेरा इस्तकबाल करेगा। ओ फिक्र न करो बिलावल, तुम्हें इस शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूछो भला क्यों? मैं नहीं पूछता। चलो अपने ही फोन से बेल करके अपना फोन ढूंढने वाले एंकर तुम ही पूछ लो। अच्छा बताएं जी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अगली वजीर आजम मरियम नवाज शरीफ होगी। अच्छा। और इस तरह से एक बाप अपनी बेटी का इस्तकबाल करेगा। मरियम आपी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ओ दिन डुब्बा जदों कोड़ी चढ़िया कुब्बा। ऐसा नहीं हो सकता। आप वजीर आज़म नहीं, वजीर आज़म तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपसे सारी सीटें हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और आप वजीर आला पंजाब भी नहीं रहेंगी, वजीर आला पंजाब भी मैं ही होऊंगा, मैं ही होऊंगा। और एक बात याद रखिए मरियम आपी कि जब मैं पंजाब का वजीर आला बनूंगा, बारिश बाद में आएगा, सड़कों से पानी पहले खुश्क होगा। पानी खुश्क करने में तो आप मास्टर हैं। आपने तो कराची के मकीनों का पानी भी खुश्क कर दिया है, जो बेचारे टैंकरों से पानी खरीद के पीने पे मजबूर हैं। मरियम आपी और आपने तो पंजाब के आवाम के आंखों का पानी रुला रुला के खुश्क कर दिया है। मरियम आपी हमें जवाब दो, पंजाब के मासूम आंसुओं का हिसाब दो। हाँ जी, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। मरियम आपी ये जो आप मेरी नकलें उतार रही है, याद रखिए कि आपका तो ये शौक है मगर लाला का ये प्रोफेशन है। अगर मैंने आपकी नकल उतारी तो आप बहुत एतराज़ करेंगी, जैसे आपने कश्मीर में जाकर कहा कि मैं रूह से कश्मीरी हूँ, मैं दिल से कश्मीरी हूँ, मैं जान से कश्मीरी हूँ, मैं खाफ से कश्मीरी हूँ। बंदा पूछे कश्मीरी खाफ नाली हुंदा है, केड़ा मीम नाल हुंदा है। अच्छा मैं आप दोनों का मशकूर हूँ कि आप दोनों ने जितनी देर भी यहाँ बैठी रही नूरा किश्ती का बेहतरीन मुजाहरा किया। अब हम इकट्ठे कॉफ़ी पियेंगे। वेल जुनैद साहब आपसे एक बात कहूँगा, अगर आप मुझे दोबारा 3-4 महीने बाद जब बुलाएंगे जी। तो अकेले को बुलाइएगा। क्यों? क्योंकि किसी CM के साथ प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। ओह हाँ दुरुस्त फरमाया। किसी भी वजीर आजम के साथ साबिक सदर का बेटा बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा शुएब भाई ये बताएं कि पाकिस्तान में आज तक जो भी हुकूमत आई है जी। जब वो हुकूमत में आती है तो वो अपनी एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो यहाँ पे रखती है जी। इतना ऊंचा, ठीक है, लेकिन जब वो जाने लगती है तो कहती है ओ पई जे एक्सपोर्ट ओ थले। ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्यों हम आज तक एक्सपोर्ट बढ़ाने का ख्वाब जो है कोई 19-20 बढ़ता है, 2-4 साल पहले भी बढ़ी थी, फिर कभी थोड़ा बहुत ऊपर फिर नीचे, लेकिन पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है ज़राअत में, इंडस्ट्रीज़ में,
कॉटेज इंडस्ट्री में लगता है कि पाकिस्तान तो पर्दे फाड़ के एक्सपोर्ट करेगा पूरी दुनिया को, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट इतनी नन्ही मुन्नी है कि मुहद्दब अच्छे से देखनी पड़ती है। इसकी रीज़न ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास एक्सपर्ट लोग नहीं हैं जो इस चीज़ को एक्सपोर्ट का समझते हो, एक्सपोर्ट की साइंस को समझते हो, एक्सपोर्ट की साइंस को समझते हो, एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस हो, पता हो कैसे एक्सपोर्ट्स करनी है, कैसे कस्टमर लेकर आने हैं, बायर्स के साथ कैसे डील करना है, अपनी पेमेंट्स को कैसे सिक्योर करना है। ये सिर्फ सियालकोट वालों को ही पता है। सियालकोट वालों को भी इतना नहीं पता। अच्छा। मतलब हर असल में एक्सपोर्ट एक टेक्निकल चीज़ है। इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें आपके 18 डिपार्टमेंट्स डील करते हैं एक्सपोर्ट को, और हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं। जैसे आपको मैं मिसाल दूं, एक आपका बैंक्स डील करते हैं, उसके बाद आपकी कस्टम्स डील करता है, उसके बाद आपकी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज डील करती है, एयरलाइंस डील करती है, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट डील करता है। सबसे बड़ा मसला प्लांट प्रोटेक्शन। उसके बाद सारे वो ना कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो सारी स्टेजेस पार हो जाती हैं, आखिर में एक खौफनाक आइदा मुंह खोल के खड़ा होता है, दैट इज प्लांट प्रोटेक्शन। ऐसा निकल के वक़ा। फिर उसके बाद इसमें आपकी ट्रेड कौंसल्स जो एम्बेसीज में बैठे हुए हैं, उनका जो अहम किरदार है, जो वो किरदार अदा कर सकते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं CSP ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अलिफ बे का नहीं पता होता। हाँ। अच्छा ये बताएं अयूब भाई, इतने सारे आप 18 महकमे बता रहे हैं, 18 महकमे जो हैं ये असिस्ट करते हैं आपको या सिर्फ असिस्ट ही करते हैं? असिस्ट ही करते हैं, सिर्फ असिस्ट ही करते हैं 18 के 18। अगर आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए जी, फॉर्म 48 पे, ठीक है, 47 को 48, तो आप ये बताएं कि आप इन 18 महकमों का एक महकमा बनाएंगे या एक महकमा भी खत्म कर देंगे? पहली बात तो ये है कि मैं फॉर्म 48 पे कभी भी नहीं चलें, आप एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बन जाएं 2 दिन के लिए, जी, फिर बताएं क्या करेंगे आप? तो मैं पाकिस्तान को दुनिया की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंट्री बनाने की हैसियत रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बात अब आप एक जज्बाती पाकिस्तानी होने की हैसियत से कर रहे हैं या बाकायदा साइंटिफिक डाटा और स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे कर रहे हैं? मैं ये पाकिस्तानी जज्बाती होने के नाते नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक्चुअल बात कर रहा हूँ और जो मैं कर सकता हूँ। अच्छा। और 6 मंथ के अंदर आज भी ये मुझे एक्सपोर्ट की सिर्फ मिनिस्ट्री दे दे, मैं 6 मंथ के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कम अज कम नहीं, हम इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे क्या? चुगलियां, गीबतें, बारिश का पानी, क्या करेंगे एक्सपोर्ट? हम बहुत सारी एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। मसलन हमारी कॉटन्स हैं, दुनिया की बेहतरीन कॉटन्स हैं हमारी, हो ही नहीं रही। कॉटन की जगह गन्ना काश्त हो गया है पूरे पंजाब हम में। गन्ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलो ये यानी पहले कॉटन के ऑर्डर लेके तो एक्सपोर्ट करना कर दे। नहीं, अगर ऑर्डर नहीं है तो फिर हम गन्ना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे पैदावार नहीं हो रही अभी, जैसे आम की फसल थी दिन ब दिन कम होती जा रही है। आम मैंगो इस साल सबसे कम एक्सपोर्ट हुआ है, हालांकि अभी तक ऑर्डर्स हैं, लेकिन हमारा अभी ये सीजन था, आम नहीं मिल रहा पीछे से। गोश्त पाकिस्तान बड़ी मिकदार में बहुत ज्यादा डिमांड है गोश्त की, बीफ की बहुत ज्यादा डिमांड है, बेपनाह पोटेंशियल है गोश्त की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा। छोटे गोश्त का अलग पोटेंशियल है, बड़े गोश्त का अलग पोटेंशियल है, बड़े को छोटा छोटा करके बेचने का अलग पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। फ्रोजन मीट जो जिसको कहते हैं, छोटे छोटे नहीं, बड़े को छोटा छोटा करके छोटा छोटा। अच्छा शुएब भाई आप ये बताएं, एक तो आपका पूरा नाम इतना मेरे लिए मोहतरम है कि मैं वजह भी नहीं बता सकता। आपका पूरा नाम है शुएब अयूब बटालवी। ये मेरे आबाई गांव हिंदुस्तान से, यहाँ से मेरे वालिद साहब तशरीफ लाए हैं, बटाला शरीफ से तशरीफ लाए हैं और ऊपर से अराई हैं तो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है ना? तो इनको अगर एक्सपोर्ट की मिनिस्ट्री दिलाने में अगर मेरा कोई हाथ पाँव पड़ता हुआ मैं ज़रूर पाऊँगा। अच्छा फिर भाई ये बताएं कि आपने एक इदारा बनाया हुआ है साल्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज। साल्ट से मुराद है कि सी, एयर, लैंड, ट्रांसपोर्ट। जी, इसमें आप लोगों को, नौजवानों को या जो चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको आप किस तरह से असिस्ट करते हैं? सिर्फ सिखाते हैं कि ऐसे बनाओ चीज़ या खरीदो और ऐसे एक्सपोर्ट कर दो? जी, ये जो सॉल्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये हमारी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये आपने अपने ये लिए इदारा बनाया? मेरा अपना अदारा है। अच्छा। एक मैंने जो नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की नेशन के लिए एक अदारा बनाया हुआ, वो है पाकिस्तान स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स। अच्छा। और एक इसके साथ यंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन भी बनाई हुई है। उसमें आप एक्सपोर्ट के तरीके बताते? उसमें मैं एक्सपोर्ट के तरीका बताता हूँ, कैसे एक्सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान से, कैसे बाहर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी पेमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे आप
अगर आप एक एयरलाइन पे एक्सपोर्ट करते हैं एमिरेट्स एयरलाइन पे तो कितना आपको फ्रेट कम पड़ेगा, अगर आप कतर एयरलाइन पे करते हैं तो कितना कम पड़ेगा, अगर आप PIA पे आप करेंगे तो कितना कम कितने पड़ेगा। साल में चीज पहुंचेगी? चंद घंटों में पहुंच जाती है। अच्छा, शुएब भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐसे हालात में जहाँ पे कारोबारी हजरात को, ताजरान को ये तक नहीं पता कि हमने दुकानें 8 बजे बंद करनी है या 9 बजे बंद करनी है, या सुबह खोलनी भी है या नहीं? हाँ, हड़ताल। वहाँ पे कारोबार तो दूर की बात, एक्सपोर्ट पॉसिबल भी है? देखें, बिल्कुल भी ये हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली ताजर बरादरी को इतना तंग कर रही है। अच्छा। जैसे दरोगा वाला इंडस्ट्रीज को नोटिस दे दिया कि आप जो है ना यहाँ से इंडस्ट्रीज मूव करें 40 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर। जो उन्होंने पिछले 60 साल में या 80 ईयर्स में 100 ईयर्स में इंडस्ट्री एक्सटेंड की है। एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए ये सब कुछ जरूरी होता है। बहुत हुकूमतों से पूछ के देखें, वो आपको इतने इतने लंबे लेक्चर्स देंगे कि दरोगे वाले को हमने क्यों बंद किया। जी, लेकिन वो वो एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, तो इसी तरह से अब आप एक्सपोर्ट एक तरफ तो आप दरोगा वाला इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ताजर बरादरी को शॉप्स का कह रहे हैं आप बंद करें, तीसरी तरफ आप जो है वो जो ई-कॉमर्स की एक्सपोर्ट्स हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सियालकोट में, पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में लगी हुई है, वो बेचारे और रात को छोटी छोटी शॉप्स में उन्होंने अपनी जो है ई-कॉमर्स की एक्सपोर्ट स्टार्ट की हुई है। उनकी रात 8 बजे के बाद जो है पुलिस आगे बंद करवा देती है। अब क्योंकि फ्लाइट्स जो है सारा दिन वो सामान मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रात को पैक करते हैं, फ्लाइट्स रात के टाइम मोस्टली पाकिस्तान से ज्यादा। अच्छा अयूब भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवानों ने ये रास्ता तलाश किया है कि ये जो डिजिटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये शुरू कर दी हुई है जी, कि वो ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं और पार्सल के थ्रू वो भेज देते हैं। तो ये ज़्यादा सौखी एक्सपोर्ट नहीं है हमारे लिए? ये ज़्यादा सौखी तो है, लेकिन इसमें हमारा डबल नुकसान हो रहा है। क्यों? डबल नुकसान ये हो रहा है कि हमारा 90% जो ई-कॉमर्स का एक्सपोर्टर है वो क्या कर रहा है कि वो यहाँ से पेमेंट्स जो पाकिस्तान की हैं वो चाइना भेज रहा है, चाइना से वो प्रोडक्ट्स बनवाता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सीज इतने ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी एक्सपेंसिव है, अदर एक्सपेंस इतने ज़्यादा है। जैसे ये लॉकडाउन की वजह से शाम 8 बजे ई-कॉमर्स की एक्सपोर्ट्स को बंद कर रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से वो सारे के सारे डिफरेंट कंट्रीज से प्रोडक्ट्स बनवा के बांग्लादेश से, चाइना से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा भाई, एक और सवाल ज़हन में आता है कि बाज़ नौजवान जो हैं उनको बताया जाता है कि फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ फसल है, फ़लाँ प्रोडक्ट है, उसकी फ़लाँ मुल्क में बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो कहता है कि चलो जी मैं उगाता हूँ, मैं बनाता हूँ, जी ठीक है, लेकिन वो इतनी छोटी क्वांटिटी, इतनी कम क्वांटिटी होती है कि वो कहता है कि फ़र्ज़ करो अगर क्यूबा में मेरी ये चीज़ जाएगी तो मैं ये 5 मन 10 मन उगा भी लूँगा तो कैसे भेजूँगा? तो कोई ऐसा बड़ा इदारा नहीं है जो कहे कि हाँ चलो यार ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो वाले जो हैं ये क्या कर रहे हैं, इनसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि आप छोटे एक्सपोर्टर्स को कैसे हेल्प आउट कर रहे हैं जो कम मिकदार में चीज़ बाहर भेजना चाह रहे हैं? इसका सोल्यूशन ये है कि वैसे तो ये काम टिडैब का, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, ट्रेड काउंसिल्स का है, लेकिन ये इस पे हमने ये जो मैं स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट लेकर आया हूँ इसके साथ साथ मैं एक डेटाबेस कंपनी लेकर आया हूँ अमेरिका से। वो कंपनी क्या करती है, वो डाटा प्रोवाइड करती है। अच्छा। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, मिसाल के तौर पे फ्लावर्स भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूके के लिए या यूएस के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, वो आपको डाटा कुछ डॉलर लेंगे, वो आपको डाटा दे देंगे 1 साल का, और ऑथेंटिक डाटा होएगा, इंश्योरेंस भी उसकी साथ देंगे कि यानी दुनिया में इन चीजों की डिमांड मौजूद है। और अच्छा, ये यहाँ पे जरा ब्रेक लगाएं, लोगों को जरा, हमारे नौजवानों को समझाएं प्लीज कि ये वो चंद डॉलर, कितने डॉलर हैं जिसके एवज वो एक्सेस कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में किन किन चीज़ों की कितनी कितनी डिमांड मौजूद है। लास्ट हमने परचेज किया था उनसे $1500 का। अच्छा। वो गारमेंट्स की अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो वो गारमेंट्स का मुझे पूरे यूएस का डाटा दे देंगे, मिलियंस में वो डाटा होता है। ठीक है। और जेन्युइन डाटा 1 साल तक का, अगर आज मैंने परचेज किया तो कल भी किसी की इंपोर्ट हुई है यूएस में जेन्युइन, तो उसकी भी वो वेरिफिकेशन करके उस डाटा के साथ आती रहती है, तो वो आपको मिलियंस में मिले। तो एक्सपोर्ट में ये जो बड़े ग्रुप्स चल रहे हैं, निशात है, सफ़ायर है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, एसगार्ड 9 है, उसके बाद इंटरलूप है, इनमें इनके पास इसी वजह से ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, इनके 1-2 कस्टमर चल रहे होते हैं। मेरे अपनी एक्सपोर्ट हो रही है, मेरे पास हज़ारों कस्टमर है, लेकिन मैं 1-2 को ही इंटरटेन कर पाता हूँ। तो एक कस्टमर भी जो है ना आपकी पीछे पूरी इंडस्ट्री चला रहा होता है, तो आपको मिलियंस का डाटा मिल जाए, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से आपको एक आधा कस्टमर ना मिले। पता नहीं शुएब भाई आपसे पूछना चाहिए या नहीं, झिझक भी रहा हूँ मैं, सर मैं नस्वार एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो ये करें, आप ये ख्याल दिल से निकाल दें
अच्छा साहब, हमारे यहाँ लोग कारोबार शुरू करने से पहले ये कहते हैं जी पैसा कहाँ से आए, आप कहते हैं जी आइडिया लेके आए। अब आप हमें ये बताएं कि असल सरमाया सोच है या पैसा है? सोच है, आइडिया है। अच्छा, पैसा यूं तो करो ना, एक पाव सोच लेके आओ, 4 रोटियां मैं देता हूं, तुम सोच के साथ रोटी खा के दिखाओ। ऐसी बातें बनी हुई हैं। नहीं सर, नहीं बातें नहीं बनी हुई। मैं आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल हूँ। मेरे वालिद साहब एक मजदूर आदमी थे। मैंने कोई किसी लैंडलॉर्ड उससे नहीं हूँ। मेरे वालिद साहब मजदूर आदमी थे। मैंने 0 से स्टार्ट किया था। माशाल्लाह। 7th क्लास से स्ट्रगल करता आ रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज में नाम आता है मेरी कंपनीज का, और मैं पाकिस्तान के लिए एक अच्छा किरदार अदा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहिब साहब, अगर आपको नौजवानों को कोई एक आइडिया देना पड़े जो अगले 10 साल तक उनकी किस्मत बदल सकता हो, तो आप बिजनेस का वो कौन सा आइडिया देंगे उनको? मैं उनको यही आइडिया दूंगा कि वो एक्सपोर्ट करें। सबसे पहले तो वो ये करें, अपना एनटीएन बनाए, अपनी कंपनी रजिस्टर करे एफबीआर में। एनटीएन आपको पता है ऑनलाइन फ्री बन जाता है। उसके बाद वो अपना पीएसडब्ल्यू एक सिस्टम है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, उस पे ऑनलाइन रजिस्टर हो। वो 500 रुपए में बायोमेट्रिक होती है। उस पे जाके आप बायोमेट्रिक करेंगे, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पीएसडब्ल्यू का लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद वो किसी भी इंटरनेट से फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी के साथ रब्ता करे, उसको बताया कि मैंने ये चीज़ जो है इस कंट्री में एक्सपोर्ट करनी है, मिसाल के तौर पर अमेरिका में करनी है, तो वो फ्रेट फॉरवर्डर उसको फ्रेट का प्राइसेस बताएगा कि इस एयरलाइन पे या इस शिपिंग लाइन पे ये फ्रेट है। और अगर वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है बायर्स के साथ। शोएब साहब, आप ई कॉमर्स और डिजिटल बिजनेस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में शुमार नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। दुनिया के 70% जो बिजनेस है ई कॉमर्स पे चल रहा है और डिजिटल बिजनेस चल रहा है आफ्टर कोविड। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा वादा ये है कि इसको आबनाए हरमुज से नहीं गुजरना पड़ता। बिल्कुल सही बात की आपने, ये ऊपर से गुजर जाता है। अच्छा जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि अगर आपको नौजवानों की सोच में एक चीज़ हमेशा के लिए बदलने का इख्तियार मिल जाए तो वो क्या होगी? ये नहीं हो सकता वाला जुमला डिलीट कर देंगे, कल से स्टार्ट करूँगा ये सोच ख़त्म करेंगे, दूसरों की कामयाबी से जलने पर पाबंदी लगाएंगे, अब्बे के पैसों पर अय्याशी का कल्चर ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे आप? ये नहीं हो सकता वाला कल्चर खत्म कर दें। वाह। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स उससे इख्तलाफ करें और मुझे कोई बुरा भला भी कहें या मेरी इन्फॉर्मेशन को गलत भी साबित करें, लेकिन मैंने जो एक बुनियादी इन्फॉर्मेशन है उस पर अपनी बात को बेस करके करना चाहता हूँ। ये जो शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो वलीमा या निकाह की तकरीब पे खर्च होता है। सोने के बाद, गोल्ड के बाद कहा जाता है। उसका एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो खर्च होता है खाने, और खाने के बाद सजावट पे। सजावट के बाद फिर वो जो बच्चों के लिए कुछ वहाँ पे कोई जंपिंग कैसल रख दिए जाते हैं, या आराइशी फूल हैं, या लाइटिंग है, ये सारी चीज़ें। मेरे ज़हन में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये एक शादी हॉल की जिम्मेदारी नहीं है अपनी कि वो ये सारी चीजें प्रोवाइड करे? क्यों उसने पार्टियां रखी हुई हैं कमीशन पे या अपने लिए? सर अपने ही होते हैं। आप कभी किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, क्या वहां पे बर्तनों का किराया अलग देते हैं? नहीं, वो तो वहां पे होटल वालों ने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जंपिंग कैसल रखे होते हैं, क्या उसका किराया वो अलग लेते हैं? नहीं। तो ये शादी हाल वालों को क्या हुआ है? इनको किसने छुट्टी दी हुई है इतनी? हर चीज के पैसे अलग। वो 2 अरब रुपए का शादी हॉल बनाता है वहां पे, ठीक है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में अरबों रुपए में शादी हॉल जाते हैं, ठीक है। और ये एक रईसाना कारोबार समझा जाने लगा, ठीक है। मार्की बना ली, ठीक, वो बड़ी जगह घेर ली और सारा कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, अरबों रुपए लगा दिए। 25 लाख रुपए के फूल नहीं खरीद सकता प्लास्टिक के। आप कहीं पर चले जाएं, वो इतने पैसे लगाने के बावजूद चंद लाख रुपए के वो प्लास्टिक के फूल नहीं रखता। वो जो आराइशी मटेरियल है वहां पे, वो जो लोहे का बना हुआ है जो भी है, वो नहीं 2-3 तरह का रखता, वो ऑफर ही नहीं करता आपको अपनी सर्विसेज में। सबसे बड़ी बात ये है कि वो लाइटिंग आपको ऑफर नहीं करता।
भाई अगर उसने अरबों रुपया शादी हॉल पे लगाया है तो चंद लाख रुपए लाइटों पे भी लगाए ना, कि आपको किस तरह की लाइटिंग चाहिए जनाब, हम आपको आपकी अपने जो पूरा हम आपको पैकेज दे रहे हैं उसके अंदर शामिल नहीं करना, उसके अंदर उसका हक नहीं बनता कि वो शामिल करे। कॉन्टेक्ट नंबर देना है। हाँ, और आप किसी शादी हाल में चले जाएं, हाँ। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लें और वापस आ जाएं घर, अभी बात तय ना करें। पीछे ही आपको फोटोग्राफर का फोन आ जाएगा, पीछे ही आपको जो फूल फराहम करने वाली कंपनी है वो आ जाएगी, जो डेकोरेशन वाली कंपनी है उसके नंबर फोन आने शुरू हो जाएंगे। भाई खुदा के बंदो, बुनियादी तौर पर ये शादी हाल की जिम्मेदारी है, शादी हाल उसी खर्चे के अंदर ही। मैं तो कहता हूँ जैसे वन डिश की पाबंदी है ना, शादी हालों में भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि भाजी इतने पैसे हैं जी, ये सारे खर्चे पूरे करो। नहीं तो अगर सारे खर्चे अलग से जिसने बुक कराया उसने देने, तो फिर शादी हाल वालों को क्या जिम्मेदारी है? हाँ, शादी हाल वालों ने वही पैसे कमाने। शादी हाल वालों ने अगर आपको नंबर देगा, नहीं अगर आप डेकोरेशन करवाना चाहते हैं तो ये कार्ड है मेरे पास, वैसे मुझे जानता नहीं है, आप इससे बात कर लें। वो जानता क्यों नहीं, तेरा सके मामे दा पुत्र है। और सर कोई बैद नहीं, उसका अपना कारोबार है। अपना ही होता है, अपना ही होता है। वो कई दफा गलती से अपना ही कार्ड निकाल के दे देते हैं। सर अब देख ले स्टेज की तैयारी, भाई शादी हाल का हिस्सा होना चाहिए स्टेज। हाँ। अब क्या है कि साउंड सिस्टम नहीं है, पूरा हर चीज बन गई है, साउंड सिस्टम आपको बाहर से अरेंज करना पड़ेगा, उसके 2-2.5 लाख रुपए अलग से होंगे। हाँ। और स्टेज की जब बात की सुहाना आपने, अक्सर जो शादी निपट जाती है कि वहां से फारिग हो गए लोग, दूसरी जो नई पार्टी आती है वही सजा हुआ पुराना स्टेज उनके लिए बिल्कुल यही होता है, और उससे नए पैसे चार्ज किए जाते हैं। भाई तुमने उसको छेड़ा तक। मेरा एक दोस्त बाहर से पैसे लेके आया, उसने सरमायाकारी की, यहाँ पे शादी हाल या मार्की शार्की बना ली बड़े अच्छे एरिया में, तो वो मुझे बताने लग गया कि ये यहाँ से इतने पैसे आएंगे, फूलों से, आराइश से, लाइटिंग से। मैंने कहा यार तुम अजीब है, ये तुम्हारे शादी हाल का हिस्सा होना चाहिए। फिर वो कहता नहीं शादी हाल का हिस्सा क्यों, ये अलग सर्विस है। मैं कहा यार फिर एक और काम करो, मैं कहा शादी पे जेबें बहुत काटी जाती हैं, तुम शादी हाल के बाद जेब कतरे भी अपने भर्ती कर। यार मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो शादी हाल वालों का रवैया है ना, ये एक तरह से रिश्तों में जहर घोल रहा है, रिश्तों की मिठास कम कर रहा है। कैसे सर? भाई आपको पर हेड पे करना पड़ता है ना। आप जब गिनती करते हैं, जब पर हेड पे करना है, तो आप कहते हैं ओए मामू सदीक के 6 बेटे यार, पिछले साल तो 4 थे। पिछले साल जुड़वा हुए थे। सर आप ये जो शादी हॉल का होटलों से कंपैरिजन करें, बिल्कुल ठीक करें। अब कौन सा होटल होता है जो आपसे एसी के या आपसे जनरेटर के पैसे चार्ज करता है, जबकि शादी हॉल वाले कर रहे वो हैं। जिस मेरे दोस्त ने नया शादी हाल शुरू किया ना, उसके सामने भी मैंने यही कंपैरिजन रखा। अच्छा। शादी हाल वर्सेस होटल। हाँ। तो मुझे बड़ा मासूम सा मुंह बना के कहने लगा भाईजान आप ज़हन में रखें कि जब आप होटल से बाहर जाते हैं ना तो बिल लेके जाते हैं हाथ में, जब आप शादी हाल से बाहर जाते हैं तो दुल्हन लेके जाते हैं। मैंने फिर जवाब में यही कहा, मैंने कहा जो दुल्हन लेके जाता है वो बाकी सारी जिंदगी फिर बिल ही देता है। सर एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि जैसे रेस्टोरेंट में तो आपको वेटर मिल जाते हैं, वो सर्व करते हैं। जाहिर है। शादी हॉल में ये होता है कि सर जितने वेटर आपको चाहिए होते हैं उससे एक्सीड हो जाए 3-4 एक्स्ट्रा, तो वो पैसे लेते हैं उसके। जाहिर है, बाद में टिप ऐसे गन पॉइंट पे लेते हैं कि अभी दुल्हन जो है वो रुखसत भी नहीं हुई होती, वो चढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और वो हर बंदे को दुल्हन का बाप बना देते हैं, दूल्हे का बाप बना देते हैं। सही बात है। अच्छा सर फिर एक और चीज करते हैं ये कि जैसे शादी हॉल की पार्किंग है, बाकायदा वो पार्किंग तो होती नहीं, उसकी फीस नहीं है, लेकिन वो गन पॉइंट पे पैसे मांगते हैं सही बात। कि जी हमें कुछ दे के जाए, हमने मुबारक हो, गड्डी कटन तो पहले पैसे दे के जाओ। और गार्ड भी, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, वो जो साथ शादी हॉल होते हैं, वो 3 गार्ड भी मिल जाते हैं एंड में। अच्छा, लाखों रुपया खर्च करने के बाद जब आप घर आते हैं ना वापस, तो दुल्हन की तरफ से ये सुनने को मिलता है मेरी जिंदगी का एक ही जुनून था, रॉयल वेडिंग, वो भी पूरा नहीं हुआ। और रिश्तेदारों की तरफ से ये सुनने को मिलता है सानू तो बोटी नहीं लभी। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की इंतहाई दिलचस्प खबर की जानिब। खबर ये है, चीनी खातून ने अपने 20 बॉयफ्रेंड्स को ठग लिया। ओए हर बॉयफ्रेंड से आईफोन का तोहफा लिया और तमाम फोन बेच दिए। खातून ने रकम से घर खरीदा और अपना नंबर तब्दील कर लिया। ओए होए होए, इन 20 लड़कों को धोखा देना वैसे है तो गलत बात, लेकिन अपना घर बना लिया ये अच्छी बात। दुनिया चाहे जो भी कहे, मेरी नजर में वो शरीफ औरत कैसे? कि उसने अपना घर बनाने के बाद अपना नंबर तब्दील कर लिया।
अच्छा उस घर का एड्रेस देखो कितना आसान होगा, क्या? पूरे शहर को पता होगा। 17 प्रो मैक्स वाली गली। लाला तुमने तो उसे शरीफ औरत कह दी, अब वो नई सिम पे गाड़ी की तैयारी कर रही है। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की मुंतखब वायरल वीडियो की जानिब। देखिए जरा। कोई नौजवान बेचारा खंबे में फंसा हुआ है। ओह, अच्छा रो रहा है। अच्छा भला ये रो क्यों रहा है? ये खुशी से रो रहा है। ये कह रहा है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान का खंबा है, बिजली तो सारी उम्र आना नहीं, मैंने भी महफूज रहना है। और ये खंबा जो है ये किसी MN ने सिर्फ वोट हासिल करने के लिए खड़ा करवाया हुआ। सर ये लड़का 50 रुपए की शर्त लगा के अंदर फंसा और बाद में इलाज पे इसका 10,000 रुपये लग जाए। वो जो टोपी वाला बच्चा है ना, वो खंबे में फंसे हुए अपने चाचे को कह रहा है, चाचा जी खंबे च फांसी गए हो तो मुंह च बल भी ले लो। सर ये नौजवान कर क्या रहा है? घर पता नहीं क्या रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ वेला खड़ा तू उत्ते नु चढ़ना शुरू कर दे यार। नाज़रीन, ये था आज का देश को चलते चलते किसी बुजुर्ग का ये कॉल कि मजबूरी में बोला गया झूठ माफ हो जाता है, इसलिए मियाँ बीवी कभी कभी एक दूसरे की तारीफ कर लिया करें। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।